उसको भी आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट बोलोगे। गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो उसको गवर्नमेंट बोलोगे, या गवर्नमेंट कंपनी थी। उसके बाद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिसपे गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे होता है कि वो एक्चुअल में गवर्नमेंट ही उसको बनाती है। जैसे गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देती है, मिनिस्ट्रीज को। और मिनिस्ट्री किसको ऑर्डर देती है, डिपार्टमेंट्स को। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स किसकी सुनेंगे, गवर्नमेंट की सुनेंगे, मतलब मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की सुनेगी। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं। उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेचुटरी कॉरपोरेशन। स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में हमने क्या बोला था कि इसमें डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन इसके सारे डिसीजन पूछ के किससे लेने पड़ते हैं, इसको गवर्नमेंट से पूछ करके लेने पड़ते हैं। ये मन से कोई डिसीजन नहीं लेती है। कल हमने कीवर्ड्स पढ़े थे कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये डिसीजन मेकिंग पावर होता है, मतलब ये अपनी खुद की ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना सकती है। ये तीन चार चीजें बताई थी। खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना सकती है, इसको फंडिंग गवर्नमेंट से ही मिलेगी, गवर्नमेंट को कमा करके ये देगी और खर्चे भी गवर्नमेंट से ही करवाएगी। गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होता है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होती है, और ये अपने खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या कर सकती है, बना सकती है। यहां तक पूरी जनता को क्लियर है क्या, मैंने क्या पढ़ाया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अपन फीचर फीचर पढ़ रहे थे, और फीचर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले फंडिंग जो है वो किससे लेती है, गवर्नमेंट से लेती है। तो फंडिंग वाली एक चीज पढ़ी थी। फंडिंग के अलावा हमने पढ़ा था कि कंट्रोल पूरी तरीके से इसके पास होता है। ये सब हमने फीचर में पढ़ा था। एडवांटेज में बीच वाला एक डब्बा बना हुआ था। एडवांटेज में क्या पढ़ा हुआ था अपन ने, कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देती है गवर्नमेंट। और ये क्या है, इसको सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा था कि ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं, ये क्वालिटी के साथ काम करेंगे। और जब क्वालिटी के साथ काम करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, आरबीआई, आरबीआई के अलावा एलआईसी, एलआईसी के अलावा और क्या था, एसबीआई, और ये सेबी अपन ने बोला था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन होता है। तो चैप्टर 3 में अपन ने यहीं तक पढ़ा था। मुझे इंसर्ट ही नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुकना हुआ। हाँ जी। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, मेरिट्स तक पढ़ लिया था। अब हम इसकी लिमिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्टेचुटरी कॉरपोरेशन की कुछ बुराइयां करने वाले हैं। इसको अपने को ध्यान से समझना है कि स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में क्या बुराइयां हैं। तो पहले अपन ने लिखा फ्लेक्सिबिलिटी, तो इधर नो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लिख रहे हैं, नो फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी शांति से जी पाओ। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे किसी के माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, और वो कभी मूवी जानने के लिए अलाउ कर दें तो हमको ऐसा लगता है वाह कितने अच्छे मम्मी पापा हैं। तो मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मम्मी पापा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दोस्तों से कंपेयर करेंगे, अरे सॉरी डिपार्टमेंट का है क्या,
अच्छा डिपार्टमेंट का है, हाँ। इधर भी यही वाला पॉइंट है, ये नीचे आएगा, मतलब नीचे वाले आएगा, मैं अभी पहले बता देता हूँ। मैं स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में क्या बोल रहा था कि जैसे हम किसी दोस्त को देखेंगे, तो दोस्त के घर वालों ने मान लो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई अपन तो इसी में खुश हो रहे थे। असल में लोगों के यहाँ तो भाई लाइक इतनी ज्यादा पूरे दिन घूमने जाने की भी उनको परमिशन मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं मिल रही है। मतलब स्टेचुटरी कॉरपोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो ठीक से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर पाए। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर कोई नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, तो वो तो अपने हिसाब से प्लान वगैरह बेच देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने क्या किया, आपको ऐसा प्लान बेचा जिसमें हम आपका फॉर एग्जाम्पल आपसे 50,000 रुपये ले रहे हैं, तो उस 50,000 रुपये में से 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कर देंगे, 25,000 रुपये आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा देंगे। तो ये LIC, ये जो सरकारी LIC ऑफिस है ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर रखा है कि ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन प्राइवेट तो करवा ही सकता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा ज़्यादा फैसिलिटीज देना अलाउड नहीं है, लेकिन पब्लिक, ये जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, मतलब जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर अगर एक भी कोई एक्स्ट्रा मशीन लेकर के आनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप जो चाहे वो कर सकते हो ना, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपका है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड तो होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। ये नीचे आएगा, मैंने ऊपर उसके साथ बता दिया। अब ये लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन में क्या लिखा है, इट डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल, वही गया ना, मतलब ऊपर क्या, ये इसी में घुमा के लिख दिया उसने कि इतनी भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ऑल एक्शन आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इनको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने हिसाब से कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाए, हाफ ईयरली क्वार्टरली कभी भी करवाए। लेकिन जो सरकारी स्कूल होता है वहां पर तो हर चीज फिक्स होती है ना, इसीलिए सरकारी जो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन होती है उसको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, इसीलिए इतनी ज्यादा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे भी वही आ गया। दूसरा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर एक भी छोटा सा डिसीजन लेना हो तो हमको सरकार से पूछना पड़ता है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक और पॉइंट हो गया। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद तीसरा क्या है, वेयर देर इज अ डीलिंग विद द पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। करप्शन का मतलब होता है जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ना, वो सरकारी ऑफिसेस में ज्यादा पाए जाते हैं। कि आपका पासपोर्ट बनवा देंगे, लेकिन पहले 1,000 रुपए दो, उसके बाद बनाएंगे। ऐसा होता है। GST डिपार्टमेंट में भी जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करवाओ, पहले उसको 2,000 रुपए 3,000 रुपए खिलाने पड़ते हैं, तब जाके रजिस्ट्रेशन करता है। तो हर जगह क्या होता है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है अगर वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो तीन चीजें याद रखनी है। पहला मैंने क्या बोला कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हर चीज में हमको सरकार से पूछना पड़ता है, ये पहली लिमिटेशन। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, हर छोटे डिसीजन से पहले सरकार का अप्रूवल होता है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूसरा पॉइंट। और तीसरा, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। करप्शन या करप्ट लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारी जो है स्टेचुटरी कॉरपोरेशन ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। और लास्ट में, अपॉइंटिंग एडवाइजर टू द करप्शन बोर्ड कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ द करप्शन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, हम ना बहुत सारे एडवाइजर को लेकर के आते हैं। जैसे अगर स्टेचुटरी कॉरपोरेशन काम कर रही है, तो इनके ऊपर ना बहुत सारे ऑडिट करवाए जाते हैं। जैसे बताता हूँ कैसे। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसको सबसे पहले एक एक मिनट, उसको सबसे पहले 1 मिनट, तू आज भी लेट आया, एक सेकंड। हम्म, मैं ये बोल रहा था कि जैसे जो भी इसको ना बहुत सारे ऑडिट करवाने पड़ते हैं। जैसे एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। अब क्या होता है वो धीरे से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको बस ये समझना है कि बहुत सारे ऑडिट करवाने पड़ते हैं। पहले ये बताओ, ऑडिट का मतलब क्या होता था? ऑडिट का मतलब होता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना ही ऑडिट नहीं होता है, किसी भी चीज को चेक करना ऑडिट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, एक होता है कि कहीं इन लोगों ने काम ठीक से किया है नहीं, कि इनके एक्सपेंस का भी ऑडिट होता है कि कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फालतू का खर्चा तो नहीं कर रहा है, तो एक्सपेंस ऑडिट भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऑडिट होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसका एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मान लो 500 करोड़ रुपए दे दिया कि स्वच्छ भारत में लगा दो। अब वो स्वच्छ भारत में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हमने गरीबों के लिए दवाइयां मंगवाई और दवाइयां आनी चाहिए थी कितनी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की दवाइयां आनी चाहिए थी, तुमने बिल में कितना लगाया, 1 लाख की दवाई खरीद करके बिल में 2.5 लाख रुपए लगा दिए। तो ये देखना पड़ेगा ना कि तुम जो खर्चा कर रहे हो वो ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम गवर्नमेंट को धोखा दे करके करप्शन वगैरह कर रहे हो। तो ये सारे ना ऑडिट वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये क्या बोल रहा है, एडवाइजर अपॉइंट करते हैं। एडवाइजर का मतलब बहुत सारे ऑडिटर और बहुत सारे इंस्पेक्शन ऑफिसर वगैरह अपॉइंट करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो अनाज बेचने, जैसे हम एक फूड कॉरपोरेशन है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन भी इसी का एग्जाम्पल था, तो फूड कॉरपोरेशन में भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक क्वालिटी क्वालिटी चेक करने एक व्यक्ति आएगा जो क्वालिटी चेक करेगा, फिर एक जो है वो क्वांटिटी सही से दे रहे हो कि नहीं, मतलब बहुत सारी दखल अंदाजी होती है। बहुत सारे लोग इनको ज्ञान दे दे करके जाते हैं। तो इसीलिए एक और लिमिटेशन क्या हो गई कि बहुत सारे एडवाइजर ये लोग अपॉइंट करते हैं जो हमारा फ्रीडम छीन लेते हैं। क्योंकि हम जरा सा भी कुछ करेंगे तो एक आ करके 10 सवाल करने लग जाएगा, तो हमसे इतने सारे सवाल होते हैं कि हमारा फ्रीडम क्या होता है, छिन जाता है। जैसे कि हम घर में बैठे हैं, कभी बुआ आकर के समझा रही है, कभी कोई चाचा आकर के समझा रहे हैं, मतलब इतने लोग हमको समझाए जा रहे हैं कि हमारा फ्रीडम ही छिन गया, हम चैन से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। क्या ये समझ में आया? क्या याद होने की बात नहीं, याद तो करना भी नहीं था। क्या समझ में आया सारे पॉइंट क्या बोल रहे हैं? तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के तीनों डब्बों का अगर मैं रिवाइज करवाऊं ना, तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन फंडिंग किससे लेती है, गवर्नमेंट से, और कमा करके भी किसको देती है, गवर्नमेंट को। पहला ये। दूसरा मैंने ये बोला कि इसका ओनर कौन होता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही इसकी ओनर होती है। और ये बिल्कुल एक बॉडी कॉर्पोरेट जैसी ही होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग मैंने क्या लिखवाया था नोट्स में, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो ये सूट फाइल भी कर सकती है, इस पे भी कोई सूट फाइल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। और ये फंड्स किससे लेती है, गवर्नमेंट से लेती है। और इसमें किसी भी तरीके का वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला ऑडिट नहीं लगता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका ऑडिट सीएनएजी नहीं करता है। सीएनएजी का फुल फॉर्म क्या था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप दोनों को थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ चुका है चैप्टर, ठीक है। इसका इसके इसीलिए इस चैप्टर के लेक्चर फटाफट देख लेना ताकि आप क्लास के साथ साथ चलो, ठीक है। उसके बाद इसके जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है ना, वो उस एक्ट में ही लिखी हुई होती है। मतलब हमने क्या बोला था कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन किस एक्ट के तहत बनता है, उसके स्पेशल एक्ट के तहत। तो स्पेशल एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। उसके बाद सेकंड ये वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, ये अपनी खुद की पॉलिसीज वगैरह बना सकता है। और ये क्या है, देश के डेवलपमेंट के लिए एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक अहम भूमिका निभाता है। और उसके बाद इसकी बुराइयों में हमने क्या बोला कि जितना जितना फ्लेक्सिबल बता रहे हो ना, उतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारा इंटरफेयर करती है। इंटरफेरेंस के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो जहां भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है वहां पर करप्शन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में बहुत सारे एडवाइजर आकर के हमारा फ्रीडम छीनने की कोशिश करते हैं। क्या क्लियर हुआ क्या दोस्तों? इसको अगर आप अपने खुद के हिसाब से इमेजिन करके याद करना चाहो तो बहुत सिंपल है कि हम घर में बैठे हुए हैं तो अपने मम्मी पापा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मम्मी पापा के रिस्ट्रिक्शन से फ्री हुए नहीं कि फिर लोग आ करके हमको बुआ चाची ज्ञान देने लग जाते हैं। दूसरी बात है, हमारे फ्यूचर के साथ करप्शन खेला जा रहा है और साथ ही साथ हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है। तो इस तरीके से आप खुद की कहानी से भी, कर्ब्स का मतलब है खा जाना, कर्ब्स का मतलब होता है
कि हमारे सिस्टम को जो करप्शन है वो खा जाता है। कब का मतलब नष्ट कर देना, खराब कर देना, खा जाना, खत्म कर देना, इसको आप बोलते हो कर्प्स। ऐसे होता है ना कि जैसे पुरानी मूवीज में से डायलॉग नहीं आते कि जो भ्रष्टाचार है ये हमारे देश को दीमक की तरह खाते जा रहा है, तो वो कर्प्स, कर्प्स का ये मतलब है कि वो खत्म कर रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, अरे ये तो पहले से पढ़ रखा है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। और इस डेफिनेशन में वही लिखा है जो मैंने आपको बहुत बार बोल बोल करके याद कराया है। मैंने क्या बताया था कि वो वाली कंपनी है जिसमें नॉट लेस देन, कम से कम 51% या उससे ज्यादा शेयर्स किसने ले रखे होते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद हमने बोला गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट मानी जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे 2-3 पॉइंट में क्या लिखा है, there are certain provisions which are applicable for the appointment and retirement of directors। इसमें इतना ही है कि भाई क्या है ना, ये बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। देखो, जब आप सीए इंटर में जाओगे ना, आज से 2 साल बाद आप सीए इंटर में, 2-2.5 साल बाद आप सीए इंटर में जब जाओगे तो आप कुछ चीज पढ़ोगे, समझना। इधर बेटा, कंपनी, आपको पता है कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। और उस कंपनी लॉ में ना बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, मतलब आपके पास पूरा सब्जेक्ट आएगा। जैसे सीए फाउंडेशन में तो कंपनीज एक्ट सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन कंपनीज एक्ट का पूरा एक एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें 70 मार्क का कंपनी लॉ आता है, 30 मार्क्स का अदर लॉ आता है। तो वहाँ कंपनी के बारे में आपको डिटेल में सारे रूल्स पढ़ाए जाएंगे, डिटेल्ड रूल्स आपको क्या करे जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आप उन डिटेल्ड रूल्स में समझोगे कि एक डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, अपन ने क्लास में क्या सीखा था, डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के मेजर मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं। बर्थडे बॉय इधर देख ले, तेरा ही बर्थडे है ना आज, सामने देख ले यार, वंश का है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, वो कैसे अपॉइंट होगा, साथ ही साथ उसके जो है राइट्स वगैरह क्या होंगे, ये सब ना कंपनीज एक्ट में डिटेल में बताया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सेकंड वाला, इसमें वो बोल रहा है सर्टेन प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कहाँ लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं। क्या हमें अभी पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं, अपन 2 साल बाद इंटर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स है, वो आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको अपने आप बता दिया जाएगा कंपनी लॉ में। फिर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या बात लिखी गई है यहाँ पर। हम जो बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट परचेज करेगी, तो किसके नाम पे, क्योंकि गवर्नमेंट में किसी का तो नाम लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो हमारे देश का प्रेसिडेंट अभी कौन है, अपने देश का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो वो द्रौपदी मुर्मू में की सिग्नेचर लगेंगे। वो वो क्या करेगी, शेयर्स को उसके नाम पर खरीदेंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट के जो शेयर है वो किसके नाम पे खरीदे होते हैं, आपके प्रेसिडेंट। सिंस गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, दीज कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो शगुन के 2 कीवर्ड और लिख करके आएंगे कि मेजर शेयर होल्डर है और हम कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, मेजर शेयर होल्डर। क्यों, क्योंकि 51% या उससे ज्यादा कौन शेयर होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट। तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, ये मेजर शेयर होल्डर है। और मेजर शेयर होल्डर के साथ साथ ही ये कंट्रोल को एक्सरसाइज कर रही है। समझ में आया क्या यहाँ तक। कंपनी लॉ में इसके रूल्स दिए हुए हैं, इसके शेयर किसके नाम पे परचेस किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाएंगे, और गवर्नमेंट इसकी मेजर शेयर होल्डर है। तो मैक्सिमम जो कंट्रोल एक्सरसाइज करने का काम है वो गवर्नमेंट ही करेगी। अब इसकी भी कुछ बुराइयां अच्छाइयां पढ़ लेते हैं अपन। देखो, पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट। हाँ, ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट कंपनी, जब नाम से क्लियर है कि ये कंपनी है, तो इसीलिए कंपनीज एक्ट से गवर्न होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है,
company can file a suit in a court of law against the third party to be sued। इसका ये मतलब है तो कंपनी, तो अगर है कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी होगी। वो सारी कहानियां जो अपन ने कंपनी में पढ़ रखी है, तो ये भी किसी के लिए सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में। तो हाँ, ये तो हमको पहले से ही मालूम था कि कंपनीज एक्ट के रूल्स लगेंगे और ये चाहे तो किसी पे भी केस फाइल कर सकती है। थर्ड वाला पॉइंट, कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो सर ये तो अपन ने कंपनीज में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो बस वो गवर्नमेंट में चेप दिया, क्योंकि इनके पास ज्यादा बातें लिखने की थी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी उतना ही है 51% या उससे ज्यादा, तो वो पॉइंटर्स फालतू में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन। अरे हाँ मालूम है भाई कि जैसे एनी अदर पब्लिक कंपनी होती है। आधा घंटा लेट क्यों आया? बोल तो सही। हाँ अब बोल। फंक्शन में गया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ, अपन क्या बोल रहे थे कि इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन भी कौन कहाँ लिखे होते हैं? कंपनीज एक्ट में लिखे हुए होते हैं। और सेकेंड वाला क्या लिखा है? द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उनके मेमोरेंडम में लिखे रहते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूँ। मेमोरेंडम वैसे मैंने पहले अच्छे से बताया था, नहीं पहले नहीं बताया था, अब मैं आपको थोड़ा ढंग से बता रहा हूँ, सुनो। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो तो यहां पहले पूछ लो। इधर बेटा इधर, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? सुनो इधर, जो कंपनी होती है ना, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए होंगे? तनिष्क चुप हो जा आप। यश तू भी चुप हो जा। बर्थडे बाद में मना लेना, अभी इधर देखो ठीक है? इधर देख लो, सुनो। रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाने ही पड़ेंगे ना, इस एकेडमी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हर जगह रूल्स तो पहले बनाते हैं। तो एक कंपनी है ना, उसमें मैंने दो डॉक्यूमेंट आपको कभी बताए थे। यश चुप हो जा आप। दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे। एक था मेमोरेंडम। किसी को याद है क्या कुछ मेमोरेंडम टाइप मैंने कुछ बताया था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने कुछ बताया था। कोई बात नहीं, आप सुन लो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है। देखो ये वाला पॉइंट लिखा है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल, इसीलिए बता रहा हूं मैं। सुनो मेरी बात। अब सब लोगों का ध्यान इधर होगा, जो नया भी आया है उसको ही पूरा समझ में आएगा, सिर्फ इधर ध्यान रखना। एक कंपनी जो है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। तो इसीलिए दो तरीके के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। अब ये जो मेमोरेंडम होता है ना, इसको आप पता क्या बोलोगे? इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोलते हो। अच्छा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। 26 जनवरी के दिन लड्डू और वो मिलते थे ना, लड्डू और नमकीन अपनों को, तो 26 जनवरी इसीलिए। हाँ, लड्डू। और हम एक्स्ट्रा लाइन में लग जाते थे उसके लिए। तो ये जो 26 जनवरी है, ये हमको इतना तो समझ में आता है। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि 26 जनवरी को देश आजाद हुआ था। देश आजाद 15 अगस्त को हुआ था। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पता क्या होता है? जो आपके, सुनो मेरी बात, अपनी अपनी कंपनी की लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा। मतलब कि इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, मेरी बात समझना। जैसे मान लो नाहटा एकेडमी एक कंपनी है, इनके एमओए में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एजुकेशन में हैं। तो अगर ये फॉर एग्जांपल इस एकेडमी के अंतर्गत अगर ये फॉर एग्जांपल कोई मॉल खोल दें या फिर कोई दुकान वगैरह खोल दे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इनके मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा था
कि ये सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, एजुकेशन में ही रहेंगे। मतलब कि ये ना एक्चुअल में चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है, चार्टर। चार्टर का मतलब होता है कि भाई ने बोल दिया ना तो बस फाइनल, मतलब कि इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। हमने तुम्हारी, जैसे होता है ना लक्ष्मण रेखा, का मतलब क्या है कि ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इसके दायरे में जो काम करना है ना, आप इसके दायरे में जो काम कर सकते हो वो करो। तो आपको पता है कंपनी में क्या लिखा रहता है, इधर देखो, इधर देखो, कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है पता है, देखना। सबसे पहले कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका इस कंपनी को खोलने का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो। जैसे हमने बोला कि हम कपड़े बेचना चाह रहे हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो फिर खत्म मामला, आपको कपड़े ही बेचना पड़ेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि टेक्सटाइल की जगह आप फॉर एग्जांपल फुटवेयर भी बेचने लग गए, नहीं। आपको अगर कोई और ऑब्जेक्ट अगर लेकर के आना है कि मुझे एक और बिजनेस में जाना है, तो पहले मेमोरेंडम को चेंज करो। जैसे अपने घर में भी मम्मी ने कुछ ना कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई भी बच्चा जो है रात की 10 बजे के बाद अगर बाहर निकला तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। तो ये क्या है, मेमोरेंडम, कि बोल दिया ना तो बोल दिया, अब इसके आगे कोई नहीं बोलेगा। मम्मी ने बोल दिया कि लौकी की सब्जी बनेगी शनिवार को तो बनेगी, अब आप कुछ और नहीं बनवा सकते, क्योंकि मम्मी ने क्या कर दिया, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। इसको आप क्या बोलोगे, हमारा मेमोरेंडम का मतलब एक लक्ष्मण रेखा। तो इसमें क्या लिखा हुआ आता है, पहला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हमारी कंपनी का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाई गई कंपनी हमारी। ऑब्जेक्ट के बाद दूसरी चीज पता क्या आती है, दूसरी चीज आती है, सुनना मेरी बात को, एक थोड़ी नई चीज है आपके लिए लेकिन आपको समझ में आएगी। अरे पहली बार पढ़ा रहा हूं, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। लॉ में सुनो मेरी बात, लॉ है ना अपना जो सीए फाउंडेशन का, उसका टॉपिक है ये, लेकिन बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ना पड़ता है। फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो, जब लॉ में आएगा तो आपको हलवा लगेगा कि ये तो पहले से पता है। इसीलिए अथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये बताओ, इस रूम में बैठा बैठा एक एक बच्चा इंक्लूडिंग श्रीयू, क्या उसको शेयर कैपिटल का मतलब पता है क्या। युवराज शेयर कैपिटल का मतलब नहीं पता, मुंह क्यों बना रहा है तू। शेयर कैपिटल का मतलब नहीं मालूम, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया, सही बोला उसने, हाँ बोल, कौन बोल रहा था, है। हाँ हाँ, चुप रहे तू, हाँ पीछे पीछे। पब्लिक से क्या पैसे ले, अच्छे से बताना, इतना डिटेल में बता रखा है। हाँ तनिष, शेयर कैपिटल, बहुत उज्जवल भविष्य है तुम लोगों का, पता है तुमको। श्री, शेयर कैपिटल बता क्या होता है। शेयर कैपिटल बता दे माता, तू तो बता दे। हाँ बहुत बढ़िया, क्या, बहुत बढ़िया, इधर देखो इधर देखो, हाँ 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 इधर देखो, शेयर कैपिटल, अरे चुप हो जाओ, इधर देखो। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि अपन बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, जर्नल एंट्री बताओ। राम ने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। तो ये जो कैपिटल है ये क्या होता है, बिजनेस में लगाई जाती है। तो वैसे ही ये शेयर कैपिटल क्या है, बिजनेस में लगाई जाती है। उस बड़ी सी कैपिटल को छोटे 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 हिस्से में बांट दो, उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। ये तो पढ़ा बेटा। हाँ वही तो बोला, उसने गलत बोला था। अब आया, कुछ नहीं है बेटा, ये बड़ी सी कैपिटल, ये बड़ा सा इतना बड़ा पिज्जा लेके आया, उसको ऐसे 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 काट करके एक 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 टुकड़ा सब में दे दिया। पिज्जा का क्या कर दिए, छोटे छोटे शेयर कर दिए, साथ उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। बस। तो मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे क्यों मेमोरेंडम में क्यों लिखा रहेगा, ध्यान से समझना। अथोराइज्ड का मतलब है कि आपको परमिशन कितनी मिली है। जैसे कि कंपनी ने साफ साफ लिख दिया कि मैक्सिमम मैक्सिमम में हम कितने शेयर, कितने की शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। हमने बोला 1 करोड़, हमने बोला 1 करोड़।
तो बस अब भाई ने बोल दिया ना 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ से ऊपर की शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते। अगर आपको 80 लाख की शेयर कैपिटल इशू करनी है, बिल्कुल कर दो। 90 लाख की करनी है, 95 की करनी है, 99 की करनी है, कर लो। लेकिन 1 करोड़ 10 रुपए की मत कर देना, नहीं तो मेमोरेंडम के खिलाफ चले जाओगे। इसीलिए इसी क्या, उससे जो होगा वो अभी नहीं बता सकता, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वो तेरे को समझ नहीं आएगा। वो कंपनी लॉ में पढ़ोगे तुम। पढ़ा मैं सकता हूँ, लेकिन कंपनीज एक्ट पूरा चैप्टर है, तो अभी यहीं तक रख। बस ये बोल, मतलब इतना याद रखो कि अगर इसके आगे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो दिक्कत क्या होगी, वो लॉ में, क्योंकि यहाँ बिजनेस स्टडीज में फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? मतलब मैं क्या बता रहा था, मेमोरेंडम में रूल्स लिखे रहते हैं, हम क्या बिजनेस करेंगे, और हम कितनी चादर है, मतलब कितनी चादर तक हम शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तीसरा एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसको प्यार से सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं, वो मुझे ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर मुझे आपकी कंपनी में आकर के आपके साथ चाय पीना है, तो कहाँ आऊं, कोई ऑफिस तो होना चाहिए ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी आपके मेमोरेंडम में लिखा होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। बेटा सुन मेरी बात, एक अटेंडेंस में इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग, इधर देख लो, सुनो। मेमोरेंडम में पहले तो क्या काम करेगी कंपनी वो लिखा हुआ रहेगा, साथ ही साथ कितनी शेयर कैपिटल मैक्सिमम इशू कर सकती है वो लिखा रहेगा। तीसरा, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, क्योंकि जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं पर सारे नोटिस, सारे लेटर वगैरह हम वहीं तो भेजेंगे। अगर हमको कोई भी काम रहेगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही तो आएंगे, इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी मेमोरेंडम में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान से समझो, लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे लाइबिलिटी मतलब, लाइबिलिटी क्लॉज भी लिखा हुआ होता है, मतलब कि कौन शेयर होल्डर की कितनी कितनी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। कंपनी में कुछ शेयर होल्डर की गारंटी के अमाउंट तक की लाइबिलिटी होती है, कितने की शेयर कैपिटल तक की होती है, ये भी आप लॉ में पढ़ोगे। मुझे आपको सिर्फ एक आउटलाइन देना था कि मेमोरेंडम में क्या आता है। एक एक तरीके का एक लक्ष्मण रेखा होती है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते। क्या आपको मेमोरेंडम का बेसिक समझ में आया क्या? मैं चाहूं तो मेमोरेंडम में 4 से 5 क्लास ले सकता हूं, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन लॉ का पार्ट है, तो आप लॉ में पढ़ोगे। ये सारी चीजों को ना लॉ में डिटेल में बताया गया है कि लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है। ये अभी आपको लॉ में जब कंपनीज एक्ट आएगा आप तब पढ़ोगे। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अथोराइज के आगे बहुत सारे टाइप की शेयर कैपिटल होती है। तो जब आप कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा था। अभी आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड क्या है, मेमोरेंडम लक्ष्मण रेखा होती है, और इसमें एकदम आउटलाइन बता रखी होती है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। क्या जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया क्या? बाकी लॉ में पढ़ोगे, पढ़ा मैं भी सकता हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट डी है ना, तो लॉ में पढ़ना। क्या हो गया? उसके बाद ये मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के अलावा एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल वो नहीं सीए वाला आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है कि मेमोरेंडम में तो आपने ऊपर ऊपर से बातें लिख दी, आर्टिकल में डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इन एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्यार से एओए बोल रहे हैं अपन, तुषार कपूर वाली लैंग्वेज। इन एओ, गोलमाल मूवी देखी था तूने? हाँ, वहाँ वो ए करता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। इधर सुनो, हाँ हाँ बेटा, इन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल, बेटा लिख लो, बहुत काम की चीज लिखा रहा हूँ। इंटरनल रूल्स एंड regulations are mentioned, बस इतना ही लिखो। मतलब इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड। अब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या? देखो कुछ नहीं है, सिंपल। सर नीचे कर दो, थोड़ा सा ये कट रहा है, इसमें हो जाएंगे। देखो, पहला पहला क्या है, एग्जाम्पल, सैलरी से रिलेटेड रूल, सैलरी रिलेटेड रूल्स, कि भाई किसको कितनी सैलरी बांटी जाएगी, कितने दिन की जो है आपको लीव्स दी जाएगी, ये सब जो
अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे एक और एग्जांपल, अथॉरिटी, तनिष्क मत मस्ती कर बेटा, अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की अथॉरिटी मतलब डायरेक्टर कितना काम कर सकता है, कितनी उसकी लाइक कैपेबिलिटी है, कितना आगे तक वो अपनी अथॉरिटी को यूज कर सकता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स, मतलब के डिटेल में जो रूल्स लिखे हुए होते हैं ना, वो आर्टिकल में लिखे हुए होते हैं। अपन इस एकेडमी का एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे इस एकेडमी में मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर एकेडमी है ये किस में है, सीए एजुकेशन में है, ठीक है। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो ये एजुकेशन का ही काम करेंगे, ये कोई अदर बिजनेस नहीं कर सकते, ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा। फिर अगर इनको अपने शेयर इशू करवाने हैं तो ये किसको शेयर इशू कर सकते हैं, कितने शेयर इशू कर सकते हैं, इनके रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस वगैरह है कि ये वाला रजिस्टर्ड ऑफिस है, और हमारे एडिशनल ऑफिसेज भी हैं, तो उन सब की बेसिक बेसिक डिटेल किस में जाएगी, मेमोरेंडम में। लेकिन आर्टिकल में क्या क्या लिखा होगा पता है, कि फैकल्टी क्या कर सकती है, फैकल्टी की क्या अथॉरिटी है, यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू शेयर किस तरीके से होगा, सैलरी कौन सी तारीख को बांटी जाएगी, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियां अलॉटेड होगी, ये जो बीच बीच की जितनी भी चीजें हैं ना, कौन सा डायरेक्टर कितनी अथॉरिटी में काम कर सकता है, अगर मान लो किसी को अपने शेयर बेचने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मतलब इंटरनल कंपनी चलाने के लिए जितने भी रूल्स हमको बनाने हैं वो सारे रूल्स कहां पर लिखे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं। तो अब अपने जनरल नॉलेज से बताओ, आर्टिकल ज्यादा डिटेल में होगा कि मेमोरेंडम ज्यादा डिटेल में होगा, आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल में सारे तमाम तरीके के रूल्स लिखे हुए होंगे। घर का एग्जाम्पल लें, मम्मी ने बोल दिया 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर घर में कोई लव मैरिज करके आएगा नहीं, ऐसे कुछ कुछ रूल बना दिए। अब ये है ये है मेमोरेंडम, इधर ये है मेमोरेंडम, और उसके अंदर आर्टिकल में छोटे छोटे रूल्स बना दिए। शनिवार के दिन लौकी की सब्जी बनेगी, अगर मैंने कोई सब्जी बना दी और किसी ने अगर नाटक किए तो बेलन से पीटा जाएगा। तो ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। सब साफ बात बोलती कि अगर पापा जो है कुछ भी लेकर के आएंगे तो उसमें 2 हिस्से बराबर होंगे, अगर थोड़ा सा भी 1 इंच तूने ज्यादा ले लिया, भाई बहन की बात चल रही है, ऐसे होता है ना। अगर एक चॉकलेट है और उसको आधी आधी खानी है तो 1 इंच का भी इधर से उधर फर्क आता है तो महाभारत हो जाती है। तो क्या क्या मतलब हमारे घर के अंदर भी छोटे 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 रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए होते हैं। जैसे पानी की टंकी तू रोज चालू करेगा, तेरी बंद करने की जिम्मेदारी है, सब्जी लाने की जिम्मेदारी किसी और की है। ऐसे छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं ना, वो आर्टिकल में लिखे हुए होते हैं। ये अब क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। तो ये है मेमोरेंडम और आर्टिकल। अब आप बोलोगे सर और डिटेल में बताओ। कंपनीज एक्ट 2013 सीए फाउंडेशन के सिलेबस में पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये इतना ज्ञान मैंने क्यों दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। देखो ये एम्प्लॉय वाला पॉइंट लिखा है ना दोस्तों, देखो ये एम्प्लॉय वाले पॉइंट में क्या लिखा है, The employees of the company are appointed according to खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कहाँ लिखे होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इंटरनल रूल्स बोला है ना, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोला हुआ है, तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं? ओन रूल्स, आर्टिकल्स में, और मेमोरेंडम में और आर्टिकल में, दोनों में। क्योंकि मेमोरेंडम में कौन से रूल्स लिखे हुए होते हैं? लक्ष्मण रेखा, जो मेन मेन चीज है, और आर्टिकल्स में डिटेल। तो इंप्लॉय से रिलेटेड जितने भी कायदे कानून है वो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखे हुए होंगे। ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मैंने पूरा मेमोरेंडम आर्टिकल समझाया। अब समझ में आया क्या दोस्तों? बहुत बढ़िया। उसके बाद these companies are exempted from accordance with the audit rules procedure। हाँ ये तो फालतू, ये पता है ये वाली लाइन हर जगह आएगी कि गवर्नमेंट कंपनी को भी सीएनएजी से ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ये सीएनएजी किसका ऑडिट करता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीधा साधा सीए कर लेगा, उसके लिए सीएनएजी की जरूरत नहीं है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के लिए भी सीए अपॉइंट कर लेंगे, कोई भी सीएनएजी की जरूरत
नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिट जो आपके डिपार्टमेंट का होता है ना, वहीं पर सीएनएजी ऑडिट करवाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ऑडिट जैसा दूसरी कंपनीज का होता है वैसे ही सेम हो जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डर एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर। ये वाली लाइन पढ़ करके सारे लोग बताओ ऐसा क्यों लिखा हुआ है, लास्ट वाली लाइन। बहुत बढ़िया। देखो ये पूरी लाइन ऊपर से लेके नीचे तक की लाइन पढ़ो और बताओ इसका मतलब क्या है, हाथ ऊपर करके बताना। ये लास्ट वाली लाइन किसको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, दीपशिखा ने सही बताया। देखो ये जो है हमने क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी कब मानी जाएगी, 51% या उससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं। तो 51 के अलावा 49 भी तो किसी ने होल्ड कर रखे होंगे ना, उनसे भी पैसा आएगा और गवर्नमेंट से भी पैसा आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट से भी फंड लेगी और अदर प्राइवेट शेयर होल्डर से भी फंड लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में 100% थोड़ी कोई गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, 51% या उससे ज्यादा होता है। तो बचा हुआ 20 30 40 50% जो भी है वो प्राइवेट शेयर होल्डर भी तो पैसा लगाएंगे। क्या अब समझ में आया गवर्नमेंट कंपनी? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? क्या क्या पढ़ा अपन ने ऊपर, हमने ये पढ़ा कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन लगेंगे। पहला, ये भी किसी पे भी सूट फाइल कर सकती है एकदम गवर्नमेंट के जैसा। कंपनी के मतलब ये 3 पॉइंट तो फालतू के हैं, मतलब ये बोनस पॉइंट है ऊपर के 3, कि गवर्नमेंट कंपनी सूट फाइल भी कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह भी होल्ड कर सकती है, और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन लगेंगे। फिर इसका जो मैनेजमेंट वगैरह है वो अदर पब्लिक कंपनी जैसा ही चलेगा, मतलब कोई भी ऐसा, मतलब इसके ऊपर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इसमें इतना है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, लेकिन ये दूसरी कंपनी जैसा ही काम करेगी। दूसरा, इसका जो मैनेजमेंट है वो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही चलेगा। और यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ पर लिखे हुए रहेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इधर मेमोरेंडम लिख दिया, लेकिन असल में आपको ही पता है कि जो इंटरनल रूल्स है वो कहाँ लिखे रहते हैं, आर्टिकल में। मेमोरेंडम में तो सिर्फ ऊपर की छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं। और कंपनीज जो है वो, उनको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑडिट जैसा ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, मतलब सीएनएजी से ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में ये पढ़ा कि गवर्नमेंट से भी पैसा लेती है और अदर प्राइवेट शेयर होल्डर से भी पैसा लेती है। क्लियर हुआ क्या गवर्नमेंट कंपनी? मेरिट्स के 4 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं अपन। एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक पॉइंट, मेरे खातिर पढ़ लो। अबे इतना सिंपल है, पता क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिश बाय, अरे ये ऊपर क्या लिखा है देख तो सही। रोज किसी ना किसी का बर्थडे हो रहा है तुम में से। मेरा बर्थडे 29 फरवरी को आता है। अच्छा मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में शुरू से लेकर के एंड तक कोई कोई टॉपिक में डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही लोग हो तुम लोग, टाइम पास। मेरी बात सुनो, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल दे दो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इनकम टैक्स ऑफिस, आधार कार्ड का ऑफिस, बहुत बढ़िया, पुलिस स्टेशन, बहुत बढ़िया, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते थे। बाकी इतना रिवाइज करके आना, बाकी का कल पढ़ते हैं। बाय बाय।